सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रिप के बारे में बताइए, ये गाना बनाते वक्त क्या मूड था आपका? ट्रिप बनाते वक्त हमारा बहुत ही चिल मूड था। ये गाना हमने सिर्फ समर वाइब के लिए बनाया है, रोड ट्रिप टाइप का समर वाइब, चिल वाइब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो काफ़ी रिलैक्सिंग मूड टाइप का गाना बनाया था हमने ये उसी मूड में रह के। सर आपका पंजाबी टच हर गाने में सुनाई देता है, ये कल्चरल कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए, मैं एक सिख हूँ, मैं सरदार हूँ, पंजाबी मेरी मदर टंग है, तो वो टच हर गाने में आना मेरा कल्चर रिप्रेजेंट करता है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मेरे कल्चर को मैं मेरे गानों में रिप्रेजेंट करूँ, वो मेरी ऑथेंटिसिटी दिखाता है, तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये हमेशा। तो जब आपका गाना क्रिएट करते हैं तो पहले क्या आता है, मेलोडी, लिरिक्स या एक वाइब? देखिए, हर एक आर्टिस्ट का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है। कुछ लोगों के लिए लिरिक्स पहले आते हैं, उस पर वो कंपोज करते हैं। कुछ लोगों के लिए कॉम्पोजिशन एंड बीट्स पहले आते हैं, वो उस पर लिरिक्स लिखते हैं। मेरा इंक्लिनेशन म्यूज़िक की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे लिए पहले मैं म्यूज़िक देखता हूँ, जो म्यूज़िक मुझे छू जाता है, टच कर जाता है, फिर हम उस पर उसके अकॉर्डिंग लिरिक्स पे काम करते हैं। तो आपके म्यूज़िक का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितनी स्ट्रगल देखनी पड़ी सर आपको? मेरा म्यूज़िक का सफ़र शुरू हुआ था बैंगलोर से, जहाँ मैंने 2 साल क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली थी, हिंदुस्तानी क्लासिकल की। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आया, एंड बॉम्बे से फिर मेरा यहाँ पे जर्नी शुरू हुई ओरिजिनल्स निकालने की, लोगों से मिलने की। तो इनिशियली आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रगल थी, बट आई थिंक अब काफ़ी स्मूथ है चीज़ें जब गाने निकलते जा रहे हैं। एक अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते हैं? अगर मैं सिंगर नहीं होता तो प्रॉबेबली एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर होता, आई थिंक, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। म्यूज़िक बनाते वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगेन, जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक आर्टिस्ट के लिए प्रोसीजर अलग होता है। कुछ लोगों के लिए लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए पर्सनली म्यूज़िक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं सबसे पहले एक ट्रैक में म्यूज़िक सुनता हूँ। अगर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है तो फिर उस पर फिर हम लिरिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जी। और सिंगर्स की बात की जाए तो ऐसा कौन सा सिंगर है जिससे आप कोलैब करना चाहते हैं? इंडिया में हमारे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं। दिलजीत सर हैं, करण औजला हैं, बॉलीवुड की तरफ आए तो शंकर महादेवन सर हैं, AR रहमान सर हैं। मेरे इंस्पिरेशंस रहे हमेशा से, तो इनके साथ तो ड्रीम कोलैब है। तो मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो काफ़ी सिंगर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। अमाल मलिक ने रिसेंटली जो है ओपनली अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की है। तो आपका इस टॉपिक पे क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मेंटल हेल्थ का इशू आजकल हर जगह है। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। मुझे लगता है कि जितना आप इसके बारे में ओपनली बात करें, स्पेशली अपने क्लोज फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, उतना आपको हेल्प मिलती है। जितना आप इसे जल्दी आइडेंटिफाई करके एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, थेरेपी सीख करते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। मुझे लगता है प्रॉब्लम है, बट आपको उसके बारे में अवेयर होना एंड उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सर इंडिपेंडेंट सिंगर्स के लिए आज के टाइम में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो गया है? और क्या आपको कभी फील हुआ है कि बड़े म्यूजिक लेबल्स या इंडस्ट्री जायंट ने आपको सरप्राइज करने की कोशिश की है? देखिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट स्पेशली जो बाहर से आते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनके लिए अपनी जगह बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इनिशियली। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ तक लेबल्स की बात आती है, मुझे ऐसा कुछ सप्रेशन फील नहीं हुआ उनसे। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक लेबल का, हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर का, हर एक प्रोड्यूसर का एक फेवरेट आर्टिस्ट होता ही है। बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ सप्रेशन फील नहीं हुआ है वहाँ से। मैं अपना मैं अपनी जर्नी अपने तरीके से करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ। सो म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात की जाए तो आप कितना मतलब काफ़ी डिस्कस होता है, बट कभी आपने कुछ ऐसे फील किया हो या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप गाना गा रहे हो बट वो म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक लेबल ने बोल दिया कि नहीं भैया आपका गाना अच्छा नहीं है, उनका गाना ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से मतलब? देखिए, जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, नेपोटिज्म हर जगह होता है, नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होता है। ऑब्वियसली जब आप बाहर से आते हैं तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा लगती है, एंड
बट मुझे यहाँ तक लगता है कि नेपोटिज्म आपको एक सर्टन लेवल तक आगे पहुँचा सकता है. नेपोटिज्म आपको एक जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कर सकता है इन कंपैरिजन टू जो आउटसाइडर्स को मिलता है. बट एक बार अगर आप मेहनत करके उस प्लेटफॉर्म तक उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया, वहाँ से आपका सिर्फ टैलेंट बोलता है. वहाँ उसके आगे मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म बहुत काम आता है, बिकॉज उसके आगे सिर्फ आपका टैलेंट बोलता है. अगर आप अपने ऑडियंस तक पहुँच गए, अगर उन्होंने आपको पसंद कर लिया, तो फिर आप नेपोटिज्म से आए हैं या आप बाहर से आए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए तो आजकल एआई म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एआई म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी है? और क्या ये क्रिएटिविटी को किल करेगा या नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगा? देखिए, आप अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं एआई के फेवर में ज़्यादा नहीं होता हूँ, स्पेशली जब ये क्रिएटिविटी या हमारी क्रिएटिव फील्ड की बात आती है. तो आई डोंट सपोर्ट एआई अलॉट, बिकॉज मुझे लगता है एआई हमसे बना है. हमने ही एआई को बनाया, एआई ने हमें नहीं बनाया. एआई में गाने वही बनते हैं, लिरिक्स वही आते हैं जैसे हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं. तो प्रॉम्प्ट्स हमारे पास से आते हैं. लोगों ने एआई को एक शॉर्टकट की तरह यूज़ कर लिया है. मुझे लगता है वो लोगों की क्रिएटिविटी किल कर देता है. सही तरीके से सही जगह यूज़ करो तो वो बहुत हेल्पफुल टूल भी है. बट जहाँ तक क्रिएटिव फील्ड की बात है, आई थिंक क्रिएटिव माइंड्स अगर नेचुरल हो, ह्यूमन माइंड्स अगर ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कोई भी एआई ह्यूमंस की क्रिएटिविटी मैच नहीं कर सकता. सर सिंगर्स की बात की जाए तो आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाबी सिंगर्स मतलब कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों को डिफरेंस चाहिए रहता है, या मतलब कि जो लोगों को अलग बीट्स चाहिए रहती है, उस हिसाब से पंजाबी सिंगर्स वैसे नहीं, जैसे पार्टी एल्बम्स ही आ रहे हैं या जो बीट ट्रैक्स ही आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों को वही पार्टी सॉन्ग ही सुनने का मिलता है. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, आर्टिस्ट हर टाइम पे, हर एक जनरेशन में, हर एक फेज़ में जो ऑडियंस सुनना चाहती है वैसे ही गाने बनाता है. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि गानों में हमेशा एक वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप के गाने की एक ऑडियंस होती ही है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड में चल रहा है, जो सभी बना रहे हैं, मुझे वो बनाना अच्छा नहीं लगता. मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ डिफरेंट क्रिएट करूं. अगर पार्टी सॉन्ग्स कर रहा हूं तो सैड सॉन्ग भी करूं. एंड मुझे लगता है कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया मिलना चाहिए सुनने के लिए. सभी लोग अगर सेम ट्रेंड फॉलो करने लग जाएंगे तो कुछ नयापन नहीं रहेगा हमारे इंडस्ट्री में. तो आई थिंक वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो पंजाबी सिंगर्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि मतलब पंजाबी सिंगर जो है, जो पुराने पंजाबी सिंगर्स थे उनमें एक यूनिटी सी रहती थी. बट आजकल जो है हम देख रहे हैं कि जो भी पंजाबी सिंगर्स हैं आने वाले टाइम में आ रहे हैं, बट उन लोगों ने कुछ ना कुछ जो है कभी कुछ लिरिक्स को लेके कि हमने इनकी लिरिक्स लिखी थी, हमने उनके लिए गाना लिखा था, पर उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया हमको. ऐसे करके कई सारे बवाल हुए हैं और सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो हमारे जनरेशन में, हमारे टाइम में कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा है. दूसरा, हमारा जनरेशन सोशल मीडिया का जनरेशन है. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को यूज़ करके काफ़ी लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, ताकि उन्हें लाइमलाइट मिल जाए, ताकि वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए. मैं इन टैक्टिक्स से अग्री नहीं करता. मुझे लगता है कि अगर कोई डिफरेंसेस भी हैं तो लोग आपस में सॉल्व कर सकते हैं. अगर मेरा किसी आर्टिस्ट से कोई डिफरेंस है, मैं पर्सनली उन्हें कॉल करके सॉल्व करना प्रेफर करूँगा, रादर देन हज़ारों लोगों के कॉन्सर्ट में जाकर सबके सामने ये बोलना. मुझे समझ नहीं आता कि इससे कैसा इंप्रेशन पड़ता है. मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छे टैक्टिक्स नहीं है. आई थिंक पीपल शुड स्टिक टू देयर क्रिएटिविटी. एंड वैसे सबका अपना अपना होता है, बट मेरा पर्सनली आई डोंट अग्री विद दिस. सर हाल ही में दिलजीत पाजी का कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें जो है उन्होंने कहा था कि भैया जैसे अलग अलग जगह पे कॉन्सर्ट किए तो उन्होंने जी, तो जी, जी. बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. मतलब स्टेज, सेंटर स्टेज नहीं है, जी. या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उन्होंने बताया था, और उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है हमारा जो नेशन है वो एक डेवलपिंग नेशन है. वो एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग नेशन है. अगर आप देखें 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक जिस लेवल के इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में आए हैं, या इंडियन आर्टिस्ट ने जिस लेवल के टूर किए हैं, कॉन्सर्ट्स किए हैं, वो 2-3 साल, 4 साल पहले पॉसिबल नहीं होते. तो
तब से लेकर अभी तक एक बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है. ऑब्वियसली हर जगह, हर देश में, हर फील्ड में एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है. हम भी और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं. आई होप हम और आगे भी इम्प्रूव करें और बड़े लेवल पे कॉन्सर्ट्स करें. सो या मेरा तो यही मानना है. सर आर्टिस्ट की बात की जाए तो मतलब कि हम देखते हैं कि भैया जो है आजकल एक ही होड़ चल रही है पंजाबी सॉन्ग्स की, तो मतलब कि फास्ट ट्रैक ही सॉन्ग बन रहे हैं, कोई मतलब इमोशनल सॉन्ग या कोई मतलब जो बोलते हैं कि हाँ देखो छूने वाले सॉन्ग जैसे 90s में बनते थे वैसे भी बन रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक गाने बनते हैं वैसे अभी भी, बट जो ज़्यादा लोग सुनते हैं वो पार्टी टाइप के गाने हैं, तो वो ज़्यादा नज़र में आते हैं. सैड सॉन्ग्स भी बनते हैं. आई जस्ट थिंक उन्हें थोड़ा प्रायोरिटी कम दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है. वैरायटी हमेशा होनी चाहिए इंडस्ट्री में. ओके सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मेरे फैंस के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. आप लोग डे वन से मेरी जर्नी का हिस्सा हैं. फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू रिलीज़ वन सॉन्ग से लेकर रिलीजिंग वन सॉन्ग एवरी मंथ तक आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं. सो आप सभी को थैंक यू. मेरी ओर से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट गाने बना पाऊँ, एंड बहुत जल्दी आई होप आप लोगों के सामने एक लाइव कॉन्सर्ट भी परफॉर्म कर पाऊँ. सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड आई विल डू माई बेस्ट, आई प्रॉमिस. सर कॉन्सर्ट्स की बात की जाए तो मतलब कि हम देखते हैं कि मतलब आजकल कॉन्सर्ट्स में या कभी ऑडियंस बदतमीजी करने लगती है या कभी आर्टिस्ट बदतमीजी करने लगता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट कितना ज़्यादा हमें ऑडियंस के साथ मिलना चाहिए कॉन्सर्ट्स में या कितना नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये बात सच है कि एक आर्टिस्ट को ऑडियंस का प्यार ही एक लेवल तक पहुंचाता है. तो ऑडियंस के लिए रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम भी इंसान हैं. हमारे भी एक खुद के दिल दिमाग होते हैं, हमारे भी खुद के प्लान्स होते हैं. हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए परफॉर्मेंसेस दें. आप लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं हमें प्यार देने के लिए, बट उन हज़ारों में कुछ ऐसे आई विल से असामाजिक तत्व होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई कॉन्सर्ट में है, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं. कैमरा घूमेगा, फेस आएगा, पब्लिसिटी मिल जाएगी. प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए. मैं उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं हूँ, बिकॉज़ वो हज़ारों में जब 10 ऐसे होते हैं तो बाकी के जो लोग हैं उनका तो प्यार हमें मिल ही रहा है. बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक आर्टिस्ट और उसके पब्लिक के लिए, उसके फैंस के बीच में हमेशा बने रहना चाहिए. म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं? सर मेरे तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. अभी इस साल काफ़ी गाने हैं. आपने पूछा था सैड सॉन्ग्स के बारे में, काफ़ी सारे मैंने ये फास्ट नंबर्स निकाल कर अब मेरे कुछ सैड सॉन्ग्स भी आएंगे, स्लो सॉन्ग्स भी आएंगे. तो बहुत कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस भी हैं. तो सब आप थोड़ा वेट कीजिएगा तो यू विल गेट टू सी एवरीथिंग. जस्ट स्टे ट्यून्ड. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बारे में लोगों ने काफ़ी जो है बोला नहीं उस बारे में. बॉलीवुड एक्टर्स ने चुप्पी साधी रखी थी उस चीज़ के ऊपर. आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसी सब चीज़ें जब यूएस में कुछ चीज़ होता है या कहीं और कंट्री में होता है तो सब जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे लिखते हैं, बट ये सब चीज़ों के बारे में आपको लगता है लिखना चाहिए था? सर मुझे लगता है कि हर एक का अपना अपना एक राइट है आवाज़ उठाने का, कि वो किस टॉपिक पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, किस पे नहीं. तो मैं वो लोग जो कर रहे हैं मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अगर आप देश के बाहर होने वाले इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते हैं तो जो देश के अंदर हो रहा है आपको उस पर भी इक्वली आवाज़ उठानी चाहिए. मैं यही करता हूँ. बट अगेन जैसा मैंने कहा कि हर एक के अपने अपने राइट्स हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है. मुझे नहीं लगता ज़्यादा जज करना चाहिए लोगों को उस पर. मैं पर्सनली हमारे देश में जो भी होता है मैं उसके बारे में हमेशा अवेयर रहता हूँ, आवाज़ उठाते ही हूँ. तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है. सर तुर्की और अज़रबैजान जैसी कंट्री जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करी टेररिज्म के उसमें, क्योंकि हमने उनको तब मदद किया था कि जब उनका अर्थक्वेक आया था तो हमने यहाँ से फूड रिलीफ भेजा था, उनको मेडिसिन रिलीफ भेजा था. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें तुर्की और अज़रबैजान जैसी कंट्री में जहाँ पे लोग जो है कभी कभार जाते हैं सिंगल म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए या फिल्म प्रोड्यूसर्स जाते हैं फिल्म शूट करने के लिए, तो हमें वो सब चीज़ रोकनी चाहिए अभी? देखिए, फॉर मी कंट्री कम्स फर्स्ट. मुझे लगता है कि इफ़ देर आर
some nations that are supporting the other nation is in provoking a war, I think I will condemn such acts. I think I will condemn such nations. But again, having said that, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को, क्रिएटिव इंडस्ट्री को, फिल्म एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री को पॉलिटिक्स से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है, बिकॉज हमारा काम आपको एंटरटेन करना है. तो आई थिंक इन दोनों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए.